गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल योद्धा। दिस इज़ अंकिता हेयर। जो हमने लास्ट क्लास की थी उसके अंदर जो पॉलिटिकल थियोरी की जो ट्रेडिशंस दी हुई हैं वो हमने कवर की थी। जो आज की क्लास होगी उसके अंदर जो पॉलिटिकल थियोरी के अंदर जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं उसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। मैंने सोचा यार जो पॉलिटिकल थियोरी वाला कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा है और अभी जैसे हमारे पास टाइम कम है तो इसलिए हम क्वेश्चन वाइज उन्हें कवर कर लेते हैं। जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किए हैं वो लास्ट ईयर में आए हुए हैं। आप उन्हें मतलब अगर आपने ये क्वेश्चन भी कवर कर लिए तो जो थियोरी वाला कॉन्सेप्ट है वो बहुत आपका पक्का हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करें। पूरी मैराथन क्लास होगी, ठीक है। ओके, तो पहला जो आता है वो है ऑल द एस्पेक्ट ऑफ लक इंक्लूडिंग द नेचुरल एबिलिटी शुड बी इररेलेवेंट टू द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। कि जो भी लक के सभी एस्पेक्ट है वो इररेलेवेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के आगे। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये किस चीज़ के बारे में बताती है? दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में बताती है? पहला है मेरिटोक्रेसी, देन प्लूटोक्रेसी, उसके बाद है लक इग्लिटेरियनिज्म, उसके बाद है एरिस्टोक्रेसी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लक इग्लिटेरियनिज्म। ठीक है, और जैसे इसमें लक की बात कर रखी है तो ऑप्शन से भी हमें पता लग रहा है। और लक इग्लिटेरियनिज्म होता है कि जो सोसाइटी है वो आपके ब्रूट लक के लिए कंपनसेट करेगी। ठीक है, सोसाइटी विल कंपनसेट फॉर योर ब्रूट लक। जो आपका खराब लक है उसके लिए कंपनसेट करेगी, बट अगर जो उसके पास जो रिजल्ट आएगा उसके लिए सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, सोसाइटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। उसके लिए जो एजेंट है, जो खुद इंडिविजुअल है, वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये कहती है लक इग्लिटेरियनिज्म। और इसके जो प्रोपोनेंट है वो है डॉकिन और कोहन। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडिविजुअलिस्टिक अनार्किज्म। इंडिविजुअलिस्टिक अनार्किज्म का मतलब होता है इंडिविजुअल को, उसके विल को सबसे ऊपर रखना, प्रियोरिटी देना। ठीक है, उसकी विल को प्रियोरिटी देना और सब चीज़ें लाइक सोसाइटी या गवर्नमेंट सब कुछ उसके नीचे है। जो इंडिविजुअल है उसकी विल है वो सबसे ऊपर है। ठीक है, तो पहला इसमें आता है कि इनमें से कौन सा फीचर नहीं है ये हमें बताना है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी ये तो ऑब्वियसली है, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है, इंडिविजुअलिस्टिक अनार्किज्म। उसके बाद है अल्ट्रा लिबरलिज्म, ये भी ट्रू है, अल्ट्रा लिबरलिज्म को सपोर्ट करता है, बहुत ज़्यादा लिबरलिज्म। देन सिविल डिसोबीडियंस को भी सपोर्ट करता है कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करे ना करे ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। उसके बाद है ऑर्गेनिसिज्म, ये गलत है। ठीक है, तो इसका करेक्ट होगा ऑर्गेनिसिज्म। जो ऑर्गेनिसिज्म का कॉन्सेप्ट है वो कम्युनिटेरियनिज्म में आता है, कम्युनिटेरियनिज्म, जिसके अंदर वो कहता है कि जो सोसाइटी है वो एक ऑर्गन है, ऑर्गन की तरह काम करती है, जिसके डिफरेंट एक मतलब लिविंग ऑर्गन की तरह काम करती है, जिसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वो मिलके पूरे सिस्टम को चलाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिसिज्म ये है। नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट आता है द थियरी दैट द अर्थ इज बेस्ट अंडरस्टूड एज अ लिविंग एंटिटी दैट एक्ट टू मेंटेन इट्स ओन एग्जिस्टेंस इज नोन एज। कि ये स्टेटमेंट कहती है जो अर्थ है उसे हम बिल्कुल ट्रूली तभी अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब हम अर्थ को एक लिविंग एंटिटी, एक जिंदा चीज की तरह हम ट्रीट करेंगे। और जो अर्थ है वो अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए खुद को एडजस्ट कर लेती है, अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करके रखती है। ठीक है, तो ये किस में कहा गया है? पहला है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, उसके बाद है सस्टेनेबिलिटी, देन सोशल इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट, या फिर गाइया हाइपोथेसिस। तो इसका ट्रू आंसर होगा गाइया हाइपोथेसिस। ठीक है, जो गाइया हाइपोथेसिस है, जो गाइया नाम है वो ग्रीक गोडेस का है। ठीक है, और जो गाइया हाइपोथेसिस कहती है जो अर्थ है वो एक लिविंग एंटिटी है और वो अपने आप को मेंटेन करके रखती है। ठीक है, और जो अर्थ है उसके मतलब उसका अपना एक बैलेंस है, वो अपना बैलेंस मेंटेन करके रखती है। और इसमें एग्जांपल देते हैं जैसे कि जो सन है उसका टेम्परेचर जब से पृथ्वी बनी है, जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि 25% बढ़ चुका है। ठीक है, और अर्थ का टेम्परेचर कितना बढ़ा है?
ना के बराबर, ठीक है, 1-2%, वो भी हमारी वजह से, जो हम क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं पोल्यूशन से, ठीक है, या फिर हम अदर जो हाइड्रोकार्बन्स यूज कर रहे हैं उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो बढ़ा है। अर्थ अपने आप को सेल्फ मेंटेन कर रही है, हम है उसका बैलेंस बिगाड़ रहे हैं। तो गाइया हाइपोथेसिस यही कहती है जो अर्थ है एक वो लिविंग एंटिटी है और वो अपनी मेंटेनेंस को मेंटेन करके रखती है, अपनी एग्जिस्टेंस को, ठीक है। हु इज द स्पोर्ट नेक्स्ट है, हु इज द सपोर्टर ऑफ द लिबर्टेरियनिज्म। लिबर्टेरियनिज्म जो कॉन्सेप्ट है उसके सपोर्टर कौन है इनमें से? फर्स्ट है रॉबर्ट नोजिक, देन मिल्टन फ्रीडमैन, उसके बाद रॉबर्ट डेहल, देन एफ.ए. हेयक। ओ सॉरी, इसमें नोट है, हु इज नॉट द सपोर्टर ऑफ लिबर्टेरियनिज्म, इनमें से कौन सपोर्टर नहीं है। तो लिबर्टेरियनिज्म क्या होता है ये पहले मैंने वैसे एक्सप्लेन कर दिया है ट्रेडिशंस में। जो लिबरलिज्म है उसके तीन स्ट्रीम्स हैं। एक है क्लासिकल जिसे नेगेटिव लिबरलिज्म बोलते हैं, दूसरा है मॉडर्न जिसे पॉजिटिव लिबरलिज्म बोलते हैं और जो वेलफेयर स्टेट की बात करता है। थर्ड आता है नियो लिबरलिज्म जिसे लिबर्टेरियनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कहता है रोलिंग बैक टू क्लासिकल लिबरलिज्म की स्टेट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल फ्री है, स्टेट उस पर बाउंडेशन लगा रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल अपने पोटेंशियल को नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहा, नहीं अचीव कर पा रहा बिकॉज ऑफ स्टेट्स रेस्ट्रिक्शन। और स्टेट जो इंडिविजुअल की वेल्थ है, जो इंडिविजुअल कमाता है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है टैक्स लगा के, तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो इसके ये लिबर्टेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें कौन आएगा? जो नोजिक है वो बिल्कुल सपोर्टर है, ठीक है। उसके बाद जो मिल्टन फ्रीडमैन है वो भी है, देन एफ.ए. हेयक, इन्होंने भी ये कॉन्सेप्ट दिया है लिबर्टेरियनिज्म का। जो रॉबर्ट डेहल है वो नहीं है, ठीक है। जो रॉबर्ट डेहल है वो प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। और जो रॉबर्ट डेहल हैं इनकी एक कॉन्सेप्ट और है जो है पोलियार्की, ठीक है। और आप जैसे कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें हर ऑप्शन पे गौर फरमाया करो कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा और क्यों नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा, अगर वो राइटर किससे रिलेटेड है, आप इन चीज़ों को जब रिलेट करके चलोगे तो अपने आप चीज़ें समझ आने लगेगी। थियोरी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। थियोरी कोई बोरिंग चीज़ या कुछ ऐसा नहीं है, थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। तो आप चीज़ों को रिलेट किया करो, जैसे कि रॉबर्ट नोजिक की इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस है, ठीक है। अलग अलग राइटर की अलग अलग है, जो इन्होंने एफ.ए. हेयक ने भी अपनी बुक लिखी है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, ठीक है। अलग अलग चीज़ों को जब रिलेट करोगे तो अपने आप याद होते चले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर आर फ्रॉम इटली। इनमें से कौन कौन से राइटर इटली से हैं ये हमें बताना है। तो विल्फ्रेड पेरेटो बिल्कुल है, उसके बाद है ये इटली से हैं। गेइटनो मोसाका ये भी इटली से हैं, ठीक है। रॉबर्ट मिचेल्स ये नहीं है, ये जर्मनी से हैं। उसके बाद जो स्टीव राइट मिल है ये अमेरिका से हैं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी, मतलब ए ऑप्शन, ठीक है। और जो विल्फ्रेड पेरेटो और गेइटनो मोसाका है ये इलाइट थ्योरी से एसोसिएटेड है। चीज़ों को रिलेट करो, जैसे मैं कर रही हूँ ना ऐसे ही आप रिलेट करें, ठीक है। याद होने लग जाएंगी, अपने आप माइंड में वो चीज़ें सेट हो जाएंगी, ठीक है। आप उस चीज़ को बोरिंग और मतलब खुद को ऐसे मत समझो कि नहीं होगा हमसे, ठीक है, ऐसा नहीं है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल टाइटल ऑफ द बुक रिटन बाय मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो फेमिनिस्ट थिंकर हैं, इनकी बुक का पूरा टाइटल क्या है? बुक का नाम तो हमने कई बार पढ़ा है, अ विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, तो उसका पूरा नाम पूछा है, ठीक है। पहला है ऑप्शन अ विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन्स, उसके बाद है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन विद स्ट्रिक्चर्स ऑन द पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट्स, उसके बाद है रिफ्लेक्शंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, देन अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो इनकी बुक का करेक्ट नाम है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन विद स्ट्रिक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट, ठीक है। और जो ये वाली बुक है रिफ्लेक्शंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये एडमंड बर्ग की बुक है, ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसे क्रिटिसाइज किया है। नेक्स्ट आता है हमारा हु इज द ऑथर ऑफ बुक एस्केप फ्रॉम द फ्रीडम। ये बुक किन्होंने लिखी है, ठीक है, हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है हर्बर्ट मार्क्यूस, देन इरिच फ्रॉम, देन जर्गन हेबरमास, उसके बाद है थॉमस फ्रीडमैन।
तो इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स है ना, कोई बात नहीं। इसका आंसर है हमारा इरिच फ्रॉम। ठीक है, इन्होंने ये बुक लिखी है एस्केप फ्रॉम द फ्रीडम। इस बुक के अंदर उन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि जो जर्मनी के अंदर कैसी, मतलब ऐसे क्या हालात बन गए थे, ऐसी क्या कंडीशंस बन गई थी कि जो जर्मन पीपल थे उन्हें हिटलर को राइज होने दिया। ठीक है, हिटलर को पावर में आने दिया। ऐसी क्या चीजें थी जो उस ऐसे क्या फैक्टर थे जो रिस्पॉन्सिबल है हिटलर को पावर में लाने के लिए। एक अथॉरिटेटिव जो वहाँ के डिक्टेटर थे उन्हें भी पावर में ले आए, ऐसे क्या कंडीशंस थे। ठीक है, वो सब इन्होंने उस पर क्वेश्चन किया है, उस पर एनालिसिस दिया है। ठीक है, इस बुक में। उसके बाद आता है हु हैज कंडेम्ड यूटिलिटेरियनिज्म इन हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस। यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट किन्होंने कंडेम किया है थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर? फर्स्ट है प्लेटो, देन हेयक, देन रॉल्स और मिल्टन। तो इसका आंसर पहले आप थियरी ऑफ जस्टिस से समझो कि थियरी ऑफ जस्टिस से कौन हो सकता है। रॉल्स इन नामों में से हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉल्स। और रॉल्स ने जो ये अपनी बुक है थियरी ऑफ जस्टिस, इसके अंदर कहा है जस्टिस एज अ फेयरनेस। ये भी क्वेश्चन आता है जस्टिस एज अ फेयरनेस कौन सी बुक में है या किसने कहा है। ठीक है, और इन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म को कंडेम किया है। ठीक है, और उसके बाद जो लॉजिक का आइडिया था कि जस्टिस और मॉरलिटी डिफरेंट थिंग है, उसके साथ में इन्होंने मतलब उस चीज को माना है, एग्री करते हैं उसके साथ में। ठीक है, उसके बाद आता है हु हैड डिफरेंशिएटेड बिटवीन द नेचुरल एंड कन्वेंशनल इनइक्वालिटी। जो नेचुरल और कन्वेंशनल इनइक्वालिटी किसने डिफरेंशिएट किया है? ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है आपको ट्रेडिशंस के अंदर, तो आपको आना चाहिए। चलो करते हैं। उसके बाद ऑप्शन है इसके हॉब्स, देन लॉक, देन रूसो, उसके बाद बेंथम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रूसो। रूसो ने अपनी बुक में डिफरेंशिएट किया है नेचुरल और कन्वेंशनल इनइक्वालिटी को। रूसो की बुक है द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी, इसके अंदर उन्होंने जो नेचुरल और कन्वेंशनल इनइक्वालिटी उसे डिफरेंशिएट किया है। और रूसो का कहना है जो नेचुरल इनइक्वालिटी है वो तो बाय बर्थ है। ठीक है, जैसे लाइक मेल फीमेल या किसी भी चीज में हो जाना। ठीक है, और जो जैसे कलर की इनइक्वालिटी है। ठीक है, और जो कन्वेंशनल इनइक्वालिटी है वो सोसाइटी ने बनाई है, कन्वेंशन से आई है। ठीक है, वो और यहाँ पे जो कहते हैं कि जो नेचुरल इनइक्वालिटी है वो नॉन अल्टरेबल है, कि मतलब उसे हम चेंज नहीं कर सकते, वो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट ही करेगी। जो कन्वेंशनल इनइक्वालिटी है जो कि सोसाइटी ने बनाई है वो अल्टरेबल है। ठीक है, वो चेंज कर सकते हैं हम, ये कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रूसो। नेक्स्ट है हमारा जो लिस्ट 1 है लिस्ट 2 के साथ हमें मैच करना है। ठीक है, इसमें जो नाम मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, ग्रेमेसी, फ्रेंच फैनॉन, ये बुक दी हुई है इन राइटर्स की, हमें मैच द फॉलोइंग करना है। उसके बाद है जॉन रॉल्स। ठीक है, तो इसमें जो नाम दिए हुए हैं ना इन बुक्स के, ये तो लगभग किसी न किसी क्वेश्चन में आते ही हैं, को एक ना एक ऑप्शन दिया ही रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट अभी हमने किया था, द विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। ठीक है, उसके बाद है ग्रेमेसी। ग्रेमेसी की जो बुक है एंटोनियो ग्रेमेसी, इनकी बुक है द प्रिजन नोटबुक्स। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंच फैनॉन, इनकी बुक है द व्रैच ऑफ अर्थ। उसके बाद जॉन रॉल्स है, उनकी बुक है पॉलिटिकल लिबरलिज्म। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा A3, B4, ये बी ऑप्शन। ठीक है, ओके। उसके बाद है वंदना शिवा इज नोन एज। वंदना शिवा हम किस मतलब किस चीज से रिलेटेड है, किस लिए हम उन्हें जानते हैं? ठीक है, तो पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर है या फिर मार्क्सिस्ट हैं, ये कट करो, बी 2 बार लिख दिया, मार्क्सिस्ट हैं या फिर इको फेमिनिस्ट हैं या फिर कंजर्वेटिव्स्ट हैं। इनमें से क्या है वंदना शिवा? तो वंदना शिवा है वो इको फेमिनिस्ट है। ठीक है, उनका एक आर्टिकल है इम्पावरिंग वुमेन, इम्पावरिंग वुमेन। ठीक है, इसके अंदर वो कहती हैं, वो आर्ग्यू करती हैं जो वुमेन है उन्हें एग्रीकल्चर के अंदर उनका जो रोल है वो ज्यादा होना चाहिए, और जो एग्रीकल्चर है वो वुमेन सेंट्रिक होना चाहिए। ठीक है, उनका ये कहना है। और मतलब गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाए एग्रीकल्चर से रिलेटेड या सब्सिडी दे या कुछ भी दे, वो वुमेन्स के ऊपर होनी चाहिए ताकि वुमेन की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सके। क्योंकि जो हमारी कंट्री है उसके अंदर वुमेन्स ज़्यादातर एग्रीकल्चर, जो गाँव में वुमेन्स है वो एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, और
इनका ये कहना है कि जो भी इंडस्ट्रियल कैटास्ट्रोफ हो रहे हैं या फिर जो भी चेंज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, जिसका इफेक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर आता है या एनवायरनमेंट के ऊपर आता है, तो उससे सबसे ज़्यादा फेस वुमेन करती हैं, ठीक है। वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन होता है उससे। तो वुमेन सेंट्रिक जब एग्रीकल्चर होगा तो वुमेन अच्छे से एनवायरनमेंट की भी देखभाल करेंगी और मतलब उनका एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होगा, ठीक है, वो ये कहना चाहती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फिर से मैच द फॉलोइंग है हमारा। मार्क्स थ्योरी ऑफ एलियनेशन, ये कौन सी बुक में है ये बताना है हमें। उसके बाद है एलियनेशन एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन, ये किन का कॉन्सेप्ट है। देन कॉन्टेम्परेरी थियरी ऑफ एलियनेशन, उसके बाद है वन डायमेंशनलाइजेशन, स्टडीज इन द आइडियोलॉजी ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है। तो जो जहाँ पर भी वन डायमेंशन मैन या फिर वन डायमेंशनल स्टडीज, ये जो भी आ जाए तो ये है हर्बर्ट मार्क्यूस का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। वो कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी है उन्होंने मैन को वन डायमेंशनल बना दिया है, ठीक है। मैन पैदा तो मल्टी डायमेंशनल होता है, बट जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है वो से उसका इतना एक्सप्लॉयटेशन करती है कि वो एक डायमेंशनल मैन बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो हर्बर्ट मार्क्यूस है वो नियो मार्क्सिस्ट है, ठीक है, ये भी याद रखना। उसके बाद है मार्क्स थ्योरी ऑफ एलियनेशन। जो मार्क्स ने थ्योरी ऑफ एलियनेशन दी थी वो अपनी बुक में दी थी, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है, ऑफ 1844 के अंदर उन्होंने ये बुक लिखी थी, ठीक है। उसके बाद है उसके बाद जो आता है एलियनेशन एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन, ये है जॉर्ज लुकास की बुक है, ठीक है। उसके बाद है कॉन्टेम्परेरी थ्योरी ऑफ एलियनेशन, ये इरिच फ्रॉम की बुक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा A4 B3, ओके, हमारा डी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट आता है हु वॉज द बेस्ट प्रोपाउंडर ऑफ द प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। जो प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है उसके प्रोपाउंडर बेस्ट कौन है इनमें से। तो TH मार्शल, उसके बाद है एंथनी गिडन्स, उसके बाद बर्नर, BS बर्नर, उसके बाद है डेविड हेल। तो इसका आंसर होगा हमारा BS बर्नर जो है वो प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ वेलफेयर स्टेट आर करेक्ट। इनमें से जो वेलफेयर स्टेट की डेफिनेशन है वो कौन सी करेक्ट है। तो इट इज अ स्टेट दैट प्रोवाइड फॉर इट्स सिटीजन अ वाइड रेंज ऑफ सोशल सर्विसेज, ऑफकोर्स ये ट्रू है, ठीक है। जो वेलफेयर स्टेट है वो सोशल सर्विसेज देता है अपने सिटीजन्स को। उसके बाद आता है इट इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन कम्युनिज्म ऑन वन हैंड एंड अनब्रिडल्ड इंडिविजुअलिज्म ऑन द अदर हैंड, ये भी बिल्कुल ट्रू है। एक कम्युनिज्म और जो इंडिविजुअलिज्म है उसके बीच में कॉम्प्रोमाइज है जो वेलफेयर स्टेट है, क्योंकि एक्सेसिव कम्युनिज्म से भी डिक्टेटरशिप हो जाती है जो कम्युनिस्ट पार्टी है उससे उसकी। उसके बाद अनब्रिडल्ड जो इंडिविजुअलिज्म होता है उसकी वजह से भी जो सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बहुत ज़्यादा हैव्स और हैव नॉट का, ठीक है। तो इस वजह से जो वेलफेयर स्टेट है वो एक कॉम्प्रोमाइज की बात करता है, ठीक है। उसके बाद आता है वेलफेयर स्टेट सेट एज अ पैटर्न फॉर द ह्यूमनी एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी, ये भी ट्रू है, ये पैटर्न सेट करता है। उसके बाद आता है वेलफेयर स्टेट गारंटीज अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सब्सिस्टेंस विदाउट रिमूविंग इंसेंटिव टू द प्राइवेट सेक्टर, ये भी ट्रू है, ठीक है, कि प्राइवेट सेक्टर के इंसेंटिव्स को भी रिमूव नहीं करता और एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सब्सिस्टेंस भी देता है। और पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे काम करता है जिसे हम PPP बोल देते हैं, ठीक है, वो मॉडल पे। तो हमारा सभी स्टेटमेंट ट्रू है तो इसके ऑप्शन ऑल ऑफ अबव हो जाएगा, मतलब जो C ऑप्शन हमारा दिया हुआ है वो ट्रू है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट आता है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर। इनमें से कौन से नहीं है पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर वो बताना है। पहला है रिचार्ड एशले, देन जेनी एडकिंस, उसके बाद है मिशेल फॉकॉट और जे ब्रूटॉन। तो रिचार्ड एशले भी हैं, उसके बाद जेनी एडकिंस भी हैं, मिशेल फॉकॉट भी हैं, जे ब्रूटॉन नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट प्रिफर्ड बाय द पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर। जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर है इसमें से कौन सी टर्म का यूज नहीं करते, प्रीफर नहीं करते।
तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का यूज करते हैं, ठीक है, जिससे हम मिशेल फोकोट को रिलेट करते हैं। उसके बाद आता है डीकंस्ट्रक्शन को भी बोलते हैं वो, और जो डीकंस्ट्रक्शन है ये जैक्यूज डेरिडा का कॉन्सेप्ट है, और इसके अंदर कहते हैं कि नॉलेज जो है वो डीकंस्ट्रक्ट करनी है हमें, ठीक है। नॉलेज कोई भी फिक्स नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट फिक्स नहीं है, ठीक है, और हर जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं दबी रहती है, इसलिए हम किसी चीज को ये कहना कि ये सर्टेन है, यही चीज है, यही फिक्स है, इसलिए हम नहीं कह सकते, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये कहते हैं। उसके बाद मॉडर्निज्म नहीं आएगा, क्योंकि मॉडर्निज्म को ये क्रिटिसाइज करते हैं, ये कहते हैं मॉडर्निज्म की वजह से सोसाइटी वो डिवाइड हो चुकी है हैव्स और हैव नॉट के बीच में, और इंडिविजुअल बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो चुका है, वो सोसाइटी के इंटरेस्ट को ध्यान में ही नहीं रख रहा है, जो सोसाइटी है उसे वो खराब कर रहा है उसे, ठीक है, इंडिविजुअल। तो मॉडर्निज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। उसके बाद सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, ये भी ट्रू है। देखो, सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी दो वर्ड होते हैं। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है सब्जेक्टिव होना, ठीक है, मतलब एक इंसान का पर्सपेक्टिव, एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से बात करना, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल का भी हो सकता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिविटी होती है कि ऑब्जेक्टिव होके बात करना, ठीक है, जो यूनिवर्सल है वो ट्रू बताना, ठीक है, जो साइंसेस है वो ऑब्जेक्टिविटी पे बेस होती हैं, और जो सोशल साइंसेज होती हैं वो सब्जेक्टिव होती हैं, ठीक है हमारी, क्योंकि इसमें ह्यूमन बींग्स की बिहेवियर की बात की जाती है। ऑब्जेक्टिव साइंस होती है जो फिक्स होता है, यही है, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट, क्योंकि उससे पहले मॉडर्निज्म था वो ऑब्जेक्टिविटी की बात करता था, अब सब्जेक्टिविटी की बात होने लगी थी पोस्ट मॉडर्निज्म में। तो मॉडर्निज्म इसका करेक्ट आंसर होगा, मॉडर्निज्म की बात ये नहीं करते हैं क्योंकि नहीं पूछा था। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर विच एट्रीब्यूट ऑफ नॉलेज डज नॉट एग्जिस्ट, इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट है नॉलेज का जो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो नॉर्मेटिव एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है पोस्ट मॉडर्निस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद कॉग्निटिव भी एग्जिस्ट करता है, देन पॉलिटिकल एटीट्यूड भी, जो पॉलिटिकल एट्रीब्यूट है नॉलेज का वो भी एग्जिस्ट करता है। ऑब्जेक्टिव एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने अभी बताया था पोस्ट मॉडर्निस्ट का ऑब्जेक्टिविटी से कुछ लेना नहीं है, वो सब्जेक्टिविटी पे बात करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जो डी ऑप्शन दे रखा है वो। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर, इनमें से कौन सा पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर है, ठीक है। तो पहला है जैक्यूज डेरिडा, उसके बाद इमैनुअल कांट, एच.जे. लास्की, उसके बाद कार्ल ड्यूसेज। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बता दिया है, इसका आंसर होगा जैक्यूज डेरिडा, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था डीकंस्ट्रक्शन का, ठीक है। तो ये ट्रू है। उसके बाद है हु ऑथर्ड द बुक साइलेंट स्प्रिंग, साइलेंट स्प्रिंग बुक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जब इकोलॉजिज्म आया था उसके लिए, ठीक है। एक दो बुक लिखी गई थी, एक थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ठीक है, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके चलते ही इकोलॉजिज्म एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे आया था, ठीक है। तो साइलेंट स्प्रिंग बुक है वो किसने लिखी थी ये हमें बताना है। पहला है फ्रैंक थॉर्न, उसके बाद है रेमंड एल ब्रेंट, उसके बाद रेचल कार्सन, उसके बाद है रॉय रोपैट। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा रेचल कार्सन, ठीक है। इन्होंने ये बुक लिखी थी साइलेंट स्प्रिंग, और इनके अंदर इन्होंने जो डीडीटी का जो इफेक्ट होता है नेगेटिव बर्ड्स के ऊपर उसके बारे में बताया था, उस वजह से अमेरिका के अंदर जो डीडीटी है उसे भी बैन कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग, फिर से क्वेश्चन आ गया हमारा नेक्स्ट, लेट कैपिटलिज्म ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, डीकंस्ट्रक्शन की बुक। उसके बाद है कोलैप्स ऑफ ग्रैंड नैरेटिव्स, उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज एंड पावर किसने दिया है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, नॉलेज एंड पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले मिशेल फोकोट ने दिया है, ठीक है, ये याद रखना, बहुत बार आता है। एक और इनकी लाइन आती है वो है कि डिस्कोर्स ट्रांसमिट द पावर, ठीक है, वो ये कहते हैं कि जो डिस्कोर्स है उससे पावर का ट्रांसमिशन होता है। उसके बाद मैंने अभी बताया डीकंस्ट्रक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो जैक्यूज डेरिडा ने दिया है, ठीक है। जैसे ये दो तो नॉर्मल है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद है कोलैप्स ऑफ ग्रैंड नैरेटिव, ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है जो लियोटार्ड ने दिया है। और लेट कैपिटलिज्म ये आ जाएगा हमारा फ्रेडरिक जेम्सन। तो हमारा बन जाएगा A2 B3 C4 A2, ओके, ए ऑप्शन ट्रू है, ठीक है हमारा। नेक्स्ट मूव करते हैं
21 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू नियो मार्क्सिज्म। नियो मार्क्सिज्म से इनमें से कौन सा राइटर रिलेट नहीं करता, ठीक है। तो जर्गन हेबरमास, उसके बाद है इरिच फ्रॉम, उसके बाद है हर्बर्ट मार्क्यूज, देन रोजा लग्जमबर्ग। तो हर्बर्ट मार्क्यूज मैंने बताया था, वन डायमेंशनल मैन का कॉन्सेप्ट दिया था और पहले आ चुका है, ये बिल्कुल रिलेट करते हैं, ठीक है। इरिच फ्रॉम भी नियो मार्क्सिस्ट है और जर्गन हेबरमास है वो भी नियो मार्क्सिस्ट है। जो रोजा लग्जमबर्ग है वो क्लासिकल मार्क्सिस्ट है, ठीक है, क्लासिकल मार्क्सिस्ट है और इन्हें लेफ्ट विंग भी कहा जाता है, लेफ्ट विंग मार्क्सिस्ट, ठीक है, मार्क्सिस्ट, ठीक है। चीजों को रिलेट करो, कौन सा ऑप्शन पहले आ चुका है, कहाँ आ चुका है, ठीक है। और मैंने ट्रेडिशन के चैप्टर में वैसे ही कवर भी करवा रखा है, आप जाके देख लो लेक्चर को। उसके बाद है फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट वुमेन्स वैल्यू एंड वुमेन्स वैल्यूज आर, यहाँ पे आर आएगा, आर बेस्ड प्राइमरली ऑन द, कि वुमेन की जो वैल्यूज होती हैं वो किस पे बेस होती हैं। पहला है रिलीजियस लॉ, उसके बाद है प्रिस्क्राइब्ड सोशल रोल्स, उसके बाद है बायोलॉजिकल एंड प्रिस्क्राइब्ड सोशल रोल्स, देन बायोलॉजी। तो इनमें से कौन सा आएगा, जो प्रिस्क्राइब्ड सोशल रोल्स जो सोसाइटी असाइन करती है, ठीक है, उस पे वुमेन्स की वैल्यू असाइंड होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही से मैच नहीं कर रखा ये बताना है। तो ये मैंने पूरा कवर करवा रखा है, जाके लेक्चर में ट्रेडिशन वाला लेक्चर जरूर देखे, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है या राइटर है वो पूरे कवर करवा रखे हैं। पहला था फैबियनिज्म, ये पीसफुल चेंज की बात करता है, बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद है गुइल्ड सोशलिज्म, ये गुइल्ड्स के अंदर प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, गुइल्ड्स के अंदर, ठीक है, ये भी ट्रू है। उसके बाद है सिंडिकलिज्म, ये ट्रेड यूनियनिज्म की बात करता है, ये भी बिल्कुल ट्रू है। देन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ये रेडिकल चेंज बिल्कुल बात नहीं करता, ये इवोल्यूशनरी चेंज की बात करता है, इवोल्यूशनरी चेंज, या फिर ग्रेजुअल चेंज की बात करता है, ग्रेजुअल चेंज की बात करता है, मतलब धीरे धीरे चेंज की बात करता है। रिवॉल्यूशनरी या रेडिकल चेंज को सपोर्ट नहीं करता है जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24 नंबर, द इमिग्रेंट एथनिक कल्चरल ग्रुप्स which never gets opportunity to become citizens under multiculturalism are called। इनमें से कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो एथनिक कल्चरल ग्रुप हैं और जिन्हें कभी सिटीजनशिप मिली नहीं मल्टीकल्चरलिज्म के अंडर, ठीक है। तो पहला है मैटिक्स, उसके बाद नेशनल माइनॉरिटीज, इमिग्रेंट ग्रुप एंड आइसोलेशनिस्ट एथनो रिलीजियस ग्रुप। तो क्या होगा इसका, इसका आंसर है मैटिक्स, ठीक है। मैटिक्स उस ग्रुप को कहते हैं, ग्रीक के अंदर पहले क्या होता था, जो सिटीजनशिप थी वो बर्थ बेस थी, ठीक है। अगर कोई बाहर से आया है तो उसे सिटीजनशिप नहीं दी जाती थी, ठीक है। तो जो वो लोग थे वो टॉम्स के अंदर ही रहते थे, ऐसे ही मतलब घूमते फिरते रहते थे बेचारे, तो उन्हें मैटिक्स कहा जाता था, ठीक है। तो ये वर्ड वहां से लिया गया। उसके बाद है ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क इज रिटन बाय, ये किसने लिखी है, पहला है ग्रेमेसी, देन हैना अरेंडेंट, उसके बाद है फ्रेंच फैनॉन, उसके बाद है वॉलस्टोनक्राफ्ट। तो ये बुक लिखी है फ्रेंच फैनॉन ने, ठीक है। फ्रेंच फैनॉन की एक बुक पहले भी आई थी, कौन सी थी, द व्रैच ऑफ अर्थ, ठीक है। साथ साथ रिलेट करो आप, ठीक है। तो ब्लैक स्किन और व्हाइट मास्क, इसमें इन्होंने कॉलोनियलिज्म या फिर रेसिज्म पे कमेंट किया है, ठीक है, उसे क्रिटिसाइज किया है। उसके बाद आता है द आइडिया ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस इन रॉल्शियन थियरी फ्लोज फ्रॉम। देखो मैंने कहा था ना जस्टिस एज फेयरनेस, ये कई बार हम मतलब पूछ भी लेते हैं। ये रॉल्शियन थियरी में जो जस्टिस है, जो उनकी बुक थी द थियरी ऑफ जस्टिस, उसके अंदर जो जस्टिस एज फेयरनेस है वो कहाँ से फ्लो करता है, जो आइडिया है वो मतलब सेंट्रल पॉइंट किसे मानते हैं, तो इसमें आएगा इंडिविजुअल जो है उसे सेंटर मानते हैं, ठीक है। ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। उसके बाद आता है हु रोट द बुक मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप अ लिबरल थियरी ऑफ माइनॉरिटी राइट 1995। तो ये बुक किसने लिखी है ये बताओ, ठीक है। आपको नहीं पता होगा, देखो इसका है टी.एच. मार्शल, उसके बाद है बी.एस. बर्नर, देन विल
केमलिका, उसके बाद है भिखु पारेख। किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है विल केमलिका है, उन्होंने लिखी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें हम, और विल केमलिका ये मल्टीकल्चरलिज्म के मल्टीकल्चरलिज्म उसके प्रोपोनेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट, इनकरेक्ट बताना है अबाउट पोस्ट मॉडर्निज्म। इसमें से पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में क्या गलत है? प्राइमेसी ऑफ कंजप्शन इंस्टेड ऑफ नॉलेज, ट्रू है। देन डीकंस्ट्रक्शन ऑफ टोटलिटी, ये भी ट्रू है, डीकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। देन कॉमनलिटी टू ग्रेटनेस, ये भी ट्रू है। हिस्टोरिकल टेंडेंसी की बात वो बिल्कुल नहीं करते, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी वाला, ठीक है। उसके बाद है 29 नंबर, द पुअर आर पुअर नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट दे डू नॉट हैव बट बिकॉज ऑफ व्हाट दे कैन नॉट डू। जो पुअर है वो पुअर है इसलिए नहीं कि वो जो नहीं कर उनके पास जो नहीं है, बट इसलिए जो वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसकी है ये हमें बताना है। तो ये स्टेटमेंट पहले आता है ऑप्शन हैंस सिंगर, देन अमृता सेन, उसके बाद है महबूब उल हक, उसके बाद है हर्ष मंदर। तो ये स्टेटमेंट है अमृता सेन की, ठीक है। इनकी बुक भी है आइडिया ऑफ जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट आता है हु अमंग द फॉलोइंग फर्मली बिलीव्ड दैट पीरियोडिक कम्युनिटेरियन करेक्शन इज रिक्वायर्ड बिकॉज लिबरलिज्म इज सेल्फ सबवर्टिंग डॉक्ट्रिन। कई बार ये भी आ जाता है जो लिबरलिज्म इज सेल्फ सबवर्टिंग डॉक्ट्रिन है, किसने कहा है, ठीक है। तो इनमें से कौन है जो बिलीव करते हैं कि जो कम्युनिज्म है, कम्युनिटेरियनिज्म है, उसका पीरियोडिक रिवीजन या उसमें करेक्शन जरूरी है, क्योंकि लिबरलिज्म एक सेल्फ सबवर्टिंग डॉक्ट्रिन है, इसलिए कम्युनिटेरियनिज्म को ही आगे संभालना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जॉन रॉल्स, नॉजिक या फिर डॉकिन या फिर वोल्जर कौन है? तो इसका आंसर है एम वोल्जर, ठीक है। एम वोल्जर एक कम्युनिटेरियन है, कम्युनिटेरियन, ठीक है। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग, फिर से आ गया। जॉन रॉल्स की कौन सी बुक है? उसके बाद है रॉबर्ट नोजिक की, उसके बाद कॉन्सेप्ट बुक ही दी हुई है, कॉन्सेप्ट है ये इनकी, ठीक है। उसके बाद है मिशेल वोल्जर की कौन सी है, उसके बाद थॉमस पॉक की कौन सी है। तो वोल्जर हमें अभी पढ़ा है कि ये कम्युनिटेरियन है, ठीक है। तो कम्युनिटेरियन जस्टिस की बात करेंगे, कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस। उसके बाद जो जॉन रॉल्स है उसका भी हमने पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं जॉन रॉल्स, ठीक है। उसके बाद रॉबर्ट नोजिक, ये मैंने अभी पहले बताया था, जस्टिस एज इंटाइटलमेंट की बात करते हैं, ठीक है। और थॉमस पॉग आ जाएंगे, ग्लोबल जस्टिस की बात करते हैं, ठीक है। आप देखोगे चीजें रिपीट हो रही हैं, उसके साथ रिलेट हो रहा है जब आप रिलेट करने की स्टार्ट करोगे, ठीक है। अदरवाइज आपको हर क्वेश्चन में ये लगेगा यार ऐसे ऑप्शन आ गए, कहाँ से आ गए, हमने तो नाम ही नहीं सुना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आपके साथ अगर आप मन लगा के अच्छे से पढ़ेंगे और उन्हें रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बनेगा A3B4C1, A3B4C1, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियोरी। जो पॉलिटिकल थियोरी है उसका डिक्लाइन हुआ था, तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका था उसके बाद में जो पॉलिटिकल थियोरी का एक डिक्लाइन, एक ट्रेंड आया था, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो हमें बताने हैं। तो हिस्टोरिसिज्म बिल्कुल ट्रू है, उसके अंदर हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा बात होने लगी थी, तो हिस्टोरिसिज्म भी रिस्पॉन्सिबल था। देन पॉजिटिविज्म की भी बात होती थी। पॉजिटिविज्म मतलब होता है कि साइंटिफिक वे से हर चीज़ को साइंटिफिक वे से हर चीज को समझना, डेलिब्रेट करना, ठीक है, वो होता है। उसके बाद है मॉरल रिलेटिविज्म, बिल्कुल ट्रू है। मॉरल रिलेटिविज्म उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो गया था। उसके बाद हाइपर फैक्चुअलिज्म भी बहुत ज़्यादा हो गया था, फैक्ट्स की बात बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इसमें से सभी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है डिक्लाइन के लिए, तो हमारा ऑल ऑफ दीज मतलब ABCD ऑप्शन जो है बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। Who among the following is not a proponent of communitarianism? कम्युनिटेरियनिज्म के कौन प्रोपोनेंट नहीं है? तो मिशेल वोल्जर तो हैं, हमने अभी अभी 2 क्वेश्चन तो कर चुके हैं हम इस पे, ठीक है। उसके बाद अलास्डेन मैकेंटायर भी बिल्कुल हैं और मिशेल सैंडल बिल्कुल हैं। जो फ्रेडरिक हेयक है वो नहीं है, तो ट्रू आंसर हमारा होगा फ्रेडरिक हेयक। फ्रेडरिक हेयक है वो लिबर्टेरियनिज्म के प्रोपोनेंट है, टेरियनिज्म, ठीक है। ये ऑप्शन में पहले भी आ चुका है कि इनमें से कौन सा
मतलब कि लिबर्टेरियनिज्म का नहीं है, तो उसमें ये ऑप्शन दे रखा था, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा, लिबर्टेरियनिज्म के प्रोपोनेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि मैच द फॉलोइंग करना है हमें। तो इसमें आता है ब्रायन बेरी, उसके बाद सुशांत मोलरॉकिन, अमृता के सेन और टॉम कैम्पबेल, इनकी बुक दी हुई है, ये हमें बताना है कि कौन से किसकी है, ठीक है। तो जो अमृता के सेन है उनकी है ए आइडिया ऑफ जस्टिस, ठीक है। उसके बाद सुशांत मोलरॉकिन, ये भी याद रखना कि इन्होंने जेंडर की भी बात की है जस्टिस के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ब्रेन बैरी हैं, उनकी बुक है हमारी द लिबरल थियरी ऑफ जस्टिस, ये लिबरल थियरी की बात करते हैं। और उसके बाद है टॉम कैम्पबेल, इनकी है जस्टिस। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, A4 B3, ओके, ए ऑप्शन हमारा ट्रू है, ठीक है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ आइडियोलॉजी, इनमें से कौन सा आइडियोलॉजी का फीचर नहीं है, ये हमें बताना है। तो अ पॉलिटिकल बिलीफ, बिल्कुल ट्रू है, आइडियोलॉजी एक पॉलिटिकल बिलीफ है, ठीक है। उसके बाद है एन एक्शन ओरिएंटेड सेट ऑफ रूल, ये भी बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, कि एक एक्शन ओरिएंटेड आइडियोलॉजी है, वो सपोर्ट करती है एक्शन ओरिएंटेड पॉलिटिकल आइडियाज को, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं नाजिज्म की जो आइडियोलॉजी है, उसके तहत में एक स्टेट को खड़ा कर दिया था जो हिटलर है उन्होंने, ठीक है, नाजिज्म के अंडर में। उसके बाद है द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप और सोशल क्लास, ठीक है, ये भी बिल्कुल ट्रू है। एक सोशल ग्रुप, एक सोशल क्लास का वर्ल्ड व्यू, कि वो वर्ल्ड को कैसे देखती है, वो एक व्यू है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है द पॉलिटिकल आइडिया दैट डू नॉट इम्बॉडी और आर्टिकुलेट क्लास और सोशल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है, इसमें नहीं आएगा, नॉट, इसमें नहीं आएगा। वो इम्बॉडी करती है, बल्कि पॉलिटिकल आइडिया को इम्बॉडी करती है एक क्लास और एक सोशल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन कहाँ है, ठीक है, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन जो डी वाला है वो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कि नहीं है जो फीचर, ठीक है। तो डी नहीं है इसका फीचर। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, जो मार्क्स की थ्योरी थी सरप्लस वैल्यू की, तो इसके फीचर्स क्या क्या है। इट इज एक्सटेंशन ऑफ रिकार्डोस थ्योरी, बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद है लेबर पावर इक्वल द ब्रेन मसल एंड नर्व्स ऑफ द लेबरर, बिल्कुल ट्रू है ये भी, सॉरी। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ एवरी कमोडिटी इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी और लेबर कंटेन इन इट, ये गलत है, नोट नहीं आएगा, क्योंकि वैल्यू जो किसी भी कमोडिटी की होती है वो प्रोपोर्शनल होती है जो क्वांटिटी और लेबर उसके अंदर होती है, ठीक है। तो नोट, बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत हो गई, ठीक है हमारी। उसके बाद है द वर्कर मस्ट बी पेड प्राइस प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आवर दैट एंटर्ड इनटू द लेबर प्रोडक्शन, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। वर्कर को पे करना चाहिए जितने भी आवर उसने काम किया है प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बनेगा ए, बी एंड डी, कौन सा है, सी ऑप्शन है, बिल्कुल ट्रू है। हु डिस्टिंग्विश बिटवीन यंग मार्क्स एंड ओल्ड मार्क्स, यंग मार्क्स और ओल्ड मार्क्स के बीच में इनमें से किन्होंने डिस्टिंग्विश किया था, ठीक है। यंग मार्क्स होते हैं जो मार्क्स के अर्ली स्टेज के आइडियाज थे, उनकी लाइफ के जब वो जवानी में थे, यंग थे, तब उनके जो आइडिया थे वो। उसके बाद जो ओल्ड मार्क्स है उनके क्या आइडिया थे, जो यंग मार्क्स है वो रेडिकल हैं, ठीक है, वो ह्यूमनिस्टिक बात करते हैं। ओल्ड मार्क्स है वो रेडिकल नहीं है, वो पीसफुल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आता है पहला ऑल्थ्रेसर, उसके बाद लेनिन, उसके बाद मिलीबैंड, उसके बाद लग्जमबर्ग। तो इनका ऑल्थ्रेसर बिल्कुल ट्रू है, इन्होंने डिफरेंशिएट किया था, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था एपिस्टोमोलॉजिकल ब्रेक बिटवीन द यंग मार्क्स एंड ओल्ड मार्क्स की, उनके बीच में एक ब्रेक हुआ था। तो एक करेक्ट पॉइंट पे तो नहीं बता सकते कि इस पे ब्रेक हुआ था, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक कॉन्सेप्ट ही इसका मानते हैं राइटर, ठीक है, बट क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑल्थ्रेसर है, उन्होंने दिया था ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है Which of the following are the contributions of Lenin's to the Marxist theory? इनमें से कौन कौन सा लेनिन का कंट्रीब्यूशन है मार्क्स की थ्योरी में। तो पहला है his theory of party as a vanguard of proletariat which guides masses both before and after revolution, ये ट्रू है, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था vanguard party as a vanguard of proletariat, ठीक है। तो उसके बाद आता है his theory of capitalistic imperialism which he held to constitute the intermediary stage of capitalism, ये गलत है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो कैपिटलिज्म है वो हाईएस्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म है, इंटरमीडिएरी नहीं है, वो लास्ट स्टेज है, ठीक है, लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म
लास्ट स्टेज है इंपीरियलिज्म की, ठीक है। उसके बाद आता है हिज वर्जन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट प्रोलिटेड स्टेट, बिल्कुल ट्रू है। उन्होंने रशिया फर्स्ट प्रोलिटेड स्टेट बनाया था 1970 का जो रिवॉल्यूशन हुआ था, रशियन रिवॉल्यूशन, उससे, ठीक है। उसके बाद आता है हिज थियरी ऑफ स्ट्रेटर्जी एंड टैक्टिक्स ऑफ रिवॉल्यूशन, ये भी ठीक है। उनकी जो थियरी थी, स्ट्रेटर्जी थी और जो उनकी टैक्टिक्स थी काम करने की, वो मार्क्सिस्ट को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारी कौन कौन सी स्टेटमेंट है, ए, सी एंड डी, तो हमारा ए, सी एंड डी। उसके बाद आता है विच ऑफ द हु हैज इन्वेस्टिगेटेड लिबरल ऑन 3 लेवल्स, 3 लेवल पे किन्होंने दिए, नेचर, फॉर्म्स एंड सेफगार्ड्स ऑफ लिबर्टी, ये किन्होंने दिए ये हमें बताना है इन इस बुक अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तो हम इससे समझ गए होंगे ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ये किसकी बुक है, ये बुक है लास्की की, ठीक है, हरोल्ड जे लास्की की बुक है, ये इन्होंने लिखी है। और इसके अंदर इन्होंने लिबर्टी के 3 लेवल बताए, नेचर, फॉर्म एंड सेफगार्ड्स, ठीक है। लिबर्टी को इन्वेस्टिगेट किया है इन 3 लेवल्स पे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, जो कंजर्वेटिव आइडियाज हैं वो फर्स्ट इमर्ज हुए थे लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी एज अ रिएक्शन अगेंस्ट। तो हमें ये बताना है कि किसके रिएक्शन के अगेंस्ट में जो कंजर्वेटिव आइडिया है वो इमर्ज हुए थे। तो पहला ऑप्शन है इसमें द ग्रोइंग पेस ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज, उसके बाद है द ग्रोइंग पेस ऑफ कल्चरल एंड पॉलिटिकल चेंज, नेक्स्ट ग्रोइंग पेस ऑफ इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंज, उसके बाद है द ग्रोइंग पेस ऑफ सोशल एंड कल्चरल चेंज, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है ट्रेडिशन वाले चैप्टर में, जहाँ पे मैंने कंजर्वेटिज्म करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा द ग्रोइंग पेस ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज, ठीक है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज, याद रखना ये बात। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला हमारा, जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज हो रहे थे उसके रिएक्शन में कंजर्वेटिज्म आया था, ठीक है। उसके बाद है मैच करना है हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को, ये फेमिनिस्ट राइटर्स हैं और ये उनकी बुक्स दी हुई हैं। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, ये आपको पता होगा, इसमें विंडिकेशन, द विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, ठीक है। तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, ओके, ये इनकी बुक है द विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ। J.S. मिल की बुक है द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वैसे सारी जो दे रखी है ना, जितनी भी है, हर बुक इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी क्वेश्चन में आ ही जाती है जब मैच द फॉलोइंग आता है। उसके बाद केटी मिलेट की बुक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ठीक है। साइमन डी बिवोर की बुक है द सेकंड सेक्स, जिसके अंदर वो कहते हैं कि जो वुमेन है, द वुमेन इज नॉट born but made, the woman is not born but made, ठीक है, कि वुमेन पैदा नहीं होती है, बनाता है समाजों से। तो हमारा A1 B2, तो B बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 42 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन करेक्टली मैच ऑन द लिबर्टी, कि लिबर्टी के ऊपर अलग अलग राइटर ने डेफिनेशन दी है, तो इनमें से सही कौन सी है, ठीक है, ये हमें बताना है। होब्स ने एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स, रूसो की दी हुई है अपॉर्चुनिटी टू फाइंड वंस हैप्पीनेस टिल इट डज नॉट ऑब्स्ट्रैक्ट अदर हैप्पीनेस। उसके बाद हीगल की दी हुई है पब्लिक विश, मिल की दी हुई है द लॉ ऑफ स्टेट, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो हमारी होब्स वाली है, कि होब्स ने कहा है एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। On whose view the entitlement theory of justice, ये फिर से याद करने की कोशिश करो, मैंने पहले 2 बार बता दिया है। States that the distribution of holdings in the society is just only and only if everyone in the society is entitled to what he has, ठीक है। तो इस entitlement theory से ही हम समझ गए होंगे कि ये कॉन्सेप्ट रॉबर्ट नोजिक का है, ठीक है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, रिफ्लेक्शंस ऑफ नियो कंजर्वेटिव, उसके बाद रिफ्लेक्शंस ऑन रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, देन कंजर्वेटिज्म, उसके बाद डेविल्स डिक्शनरी, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, ये तो मैंने बता दिया 2 बार, एडमंड बर्ग की बुक है, ठीक है। उसके बाद है रिफ्लेक्शंस ऑफ अ नियो कंजर्वेटिव, ये इरविन क्रिस्टोल की बुक है, ठीक है हमारी। उसके बाद डेविल्स डिक्शनरी एम्ब्रोज बेरेस की बुक है, एंड देन कंजर्वेटिज्म बुक है वो है हंग सेशिल की। तो हमारा ऑप्शन बनेगा ए वाला जो ऑप्शन है, ठीक है।
उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। जो फेमिनिज्म की थर्ड वेव थी उसके लिए करेक्ट कौन सा नहीं है। द थर्ड वेव इज अ रिएक्शन टू द परसीव्ड ओवर इम्फेसिस ऑफ द मूवमेंट टू फोकस ऑन मिडिल क्लास ऑर्डिनरी वाइट फीमेल्स। बिल्कुल ट्रू है। जो थर्ड वेव है वो फेमिनिज्म के अंदर, जो सेकेंड वेव के अंदर जो मिडिल क्लास ऑर्डिनरी वाइट वुमेन थी उनके ऊपर ज़्यादा फोकस था, उसके लाइक एक रिएक्शन में खड़ी हुई थी, ठीक है, कि उसके अंदर जो ब्लैक फीमेल्स हैं उनकी तो बात ही नहीं की गई थी। तो थर्ड वेव के अंदर ब्लैक फेमिनिज्म भी आ गया था, ठीक है, ब्लैक फेमिनिज्म की बात हुई थी। उसके बाद द सेकेंड स्टेटमेंट दी हुई द फोकस ऑफ थर्ड वेव वॉज ऑन इन एम्प्लॉयमेंट एंड रिप्रोडक्टिव राइट। ये गलत है। जो एम्प्लॉयमेंट और रिप्रोडक्टिव राइट है इसकी फोकस सेकेंड वेव के अंदर था, ठीक है। तो हमारी बी वाली स्टेटमेंट गलत हुई। तो गलती पूछिए वैसे तो बी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, पर आगे लेते हैं आगे क्या क्या दे रखा है। द कंसर्न ऑफ थर्ड वेव of feminism include such thing as globalism, technology and other forces that affects women। बिल्कुल ट्रू है। जो थर्ड वेव आई तब ग्लोबलिज्म भी आ गया था, ग्लोबलाइजेशन आ गया था, तो सभी चीज़ों को कंसर्न करती है कि टेक्नोलॉजी, ग्लोबलिज्म और फोर्सेस, जो अदर फोर्सेस हैं उनका इफेक्ट क्या होगा वुमेन पे, उनके थ्रू एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है, ठीक है, वो सब देखती हैं। उसके बाद है अनदर मेजर एट्रीब्यूट ऑफ थर्ड वेव फेमिनिज्म इज रेस्पेक्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ फेमिनाइन। बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। जो सेकेंड वेव थी उसके अंदर ये बात की गई थी कि लाइक वुमेन मैन से कम नहीं है, तो वुमेन्स ने मैन की तरह बोलना या उनकी तरह बिहेव करना, उनकी तरह ड्रेसिंग सेंस करना, उनके जैसे बनने की कोशिश की थी। बट थर्ड वेव के अंदर समझा गया कि वुमेन की फेमिनाइन जो क्वालिटी है वो उसकी क्वालिटी है, ठीक है। तो मेल्स वैसा तो नहीं बन सकते या ना ही फीमेल मेल की तरह बन सकती है। सबकी क्वालिटी अपनी जगह पे अच्छी है, ठीक है, या अपनी जगह पे ठीक है। तो हमें एक दूसरे की रीस नहीं करनी, वैसा नहीं बनना, ठीक है। फेमिनाइन की अपनी क्वालिटी है, अपनी वैल्यूज हैं, और जो मैस्कुलिनिटी है उसकी अपनी है, ठीक है, ये कहती है। उसके बाद आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट नेगेटिव लिबर्टी। इनमें से नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट कौन नहीं करता है। तो मिशेल ऑकॉट, उसके बाद है जेम्स मिल, देन डेविड ह्यूम, उसके बाद है टी.एच. ग्रीन। तो इसका आंसर होगा टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन है वो पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं, वो वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है विच व्यू ऑन द लिबर्टी इज ओरिजिनेटेड बाय द थियरी एंड बिहेवियर ऑफ द प्रिमिटिव लिबरलिज्म। ये पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले जो लिबरलिज्म आया था तो कौन सा व्यू आया था सबसे पहले, ये पूछा गया है। तो इसमें आएगा नेगेटिव लिबरलिज्म। सबसे पहले आता है क्लासिकल लिबरलिज्म, जिसे हम नेगेटिव लिबरलिज्म भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें स्टेट को एक नेसेसरी इविल कहा गया था, स्टेट के इंटरवेंशन को गलत माना गया था, इंडिविजुअल को फ्री माना गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए हम, नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव ऑफ फेमिनिज्म आर कंसर्न विद द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वुमेन। पॉलिटिकल राइट्स वर सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग वेव ऑफ फेमिनिज्म कंसर्न द पॉलिटिकल राइट्स कंसर्न विद द, ऐसे आएगा, ठीक है, वर फंडामेंटल कंसर्न। जो फंडामेंटल कंसर्न थी पॉलिटिकल राइट्स के बारे में वो कौन से वेव में थी फेमिनिज्म के। तो पहली आएगी फर्स्ट वेव में, ठीक है। ओके, यही ट्रू आंसर है, वैसे मैंने पहले ही क्लिक कर दिया। फर्स्ट वेव के अंदर जो पॉलिटिकल राइट है उनकी बात की गई थी। उसके अंदर आएंगे मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, जे.एस. मिल, हैरियट टेलर, ये सब फर्स्ट वेव के अंदर राइटर थे, ठीक है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद द मल्टीकल्चरलिज्म। मल्टीकल्चरलिज्म से कौन सी टर्म एसोसिएट है, ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, देन उसके बाद है पॉलिटिकल डिस्कोर्स, उसके बाद है डिसएग्रीगेटेड कल्चर, उसके बाद है एंटी रेसिज्म। तो इसमें आएगा पॉलिटिकल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात होती है मल्टीकल्चरलिज्म में। पॉलिटिकल डिस्कोर्स आएगा पोस्ट मॉडर्निज्म से एसोसिएटेड, ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म से। उसके बाद एंटी रेसिज्म ये कॉलोनियलिज्म से आएगा या फिर जो रेसिज्म की थ्योरी है उससे, ठीक है। उसके बाद आएगा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि नेचुरल राइट, लीगल राइट, मॉरल राइट, कल्चरल राइट, ये किन किन ने दिए, किन्होंने इनकी बात की है, ठीक है, वो हमें बताना है। तो
सबसे पहले आता है जो नेचुरल राइट। नेचुरल राइट की बात की है वो है थॉमस होब्स ने बात की है नेचुरल राइट की। उसके बाद जो लीगल राइट है उनकी बात की है जेरमी बेंथम ने बात की है लीगल राइट्स की। उसके बाद मॉरल जो राइट है उनकी बात इमैनुअल कांट ने की है। उसके बाद आता है कल्चरल राइट की बात विल क्लेमेका ने की, जो एक कम्युनिटेरियन है, नहीं सॉरी मल्टी कल्चरल राइटर है, ठीक है, मल्टी कल्चरलिज्म के। उसके बाद है जो इमैनुअल कांट है उनका एक कॉन्सेप्ट भी है परपेचुअल पीस। जो भी आपके माइंड में जब भी कोई ऑप्शन दिखे तो उससे रिलेटेड जो भी आपने पढ़ा है वो आप उस चीज को रिलेट किया करो, ठीक है। मैं बार बार यही बात कर रही हूँ, इसके लिए सबसे आसान तरीका यही है A3B4। अदरवाइज अगर आपको इंटरेस्ट है थियरी के अंदर तो आप पूरी को पढ़े, जैसे कि लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर बहुत सारे राइटर दे रखे होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि हर एक राइटर के पर्सपेक्टिव को समझना होता है, तो थियरी को अच्छे से हम समझ सकते हैं। हर राइटर की लिमिटेशंस क्या है, उन्होंने क्या कहा है, कैसे कहा है, ठीक है, वो समझना होता है। तब हम लिबर्टी या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट हो उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको थियरी में इंटरेस्ट नहीं है तो उसके लिए सॉल्यूशन यही है कि क्वेश्चन हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं या उनके राइटर हैं उन्हें माइंड में रखें। जब भी ऑप्शन में आए अगर उस राइटर का नाम तो हम उसे रिलेट कर सकें कि हाँ इसका ये होगा, इसका ये होगा, ठीक है। और अभी मैं ऐसे यार रिकॉर्डेड लेक्चर में कितने दिन पढ़ाऊँ, आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जो ऑनलाइन में मैं आपको लाइव आके पढ़ाऊंगी वो अलग एक एक अलग इंटरेक्शन होती है जिसमें आप आंसर दें। यहाँ पे मैं खुद ही आंसर बता रही हूँ, एक कंप्यूटर को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। मुझे लगता है कि जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ वो एक टीचर बहुत टाइम लगा देता है या फिर पेड कोर्सेज में होते हैं। जो भी मैं कंटेंट दे रही हूँ वो बहुत आसानी से आपको अवेलेबल करा रही हूँ। आप चैनल के वीडियोस को देखें, मेरी लास्ट वीडियो जितनी भी मैंने बनाई है उन्हें देखें, आपको पेपर में ज़रूर काम आएंगी। अभी हमारे पास 3 तारीख हो गई है तो टाइम कम ही है और इसलिए आप अपनी पढ़ाई में लगें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएं, ठीक है। आपको जितने भी मॉक टेस्ट आते हैं एनटीए की वेबसाइट पे वो लगाएं, ठीक है। उसके बाद एनटीए की एक ऐप भी है जिसपे वो मॉक टेस्ट देती है हर सब्जेक्ट के, वो लगाएं। अभी हम और क्या बताऊँ मैं आपको जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, अभी जो फैक्चुअल डाटा है उस पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। और मैं एक करंट अफेयर का सेशन संडे को लेके आऊँगी। करंट अफेयर का जो 6 मंथ का जो हमारे पेपर में आ सकता है वो मैं रिवीजन करवाऊँगी, जो हमारे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वो मैं रिवाइज करवा दूँगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना रोजाना अपडेट के लिए। थैंक यू ऑल, विश यू अ वेरी हैप्पी डे, ठीक है।